हेलो स्टूडेंट्स, आज का ये जो लेक्चर है इसके अंदर हम बॉन्डिंग की जो सेकंड थ्योरी है CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी हम पढ़ेंगे। ठीक है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जिसको हिंदी में बोला जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। ठीक है, सबसे पहली बात जो है वो बेथे नाम के साइंटिस्ट ने इसको दी थी। ठीक है, बेथे ने दी थी। सेकंड पॉइंट जो इसका ये है, सेकंड पॉइंट के अंदर ये बता रखा है कि जो सेंट्रल मेटल एटम है, सेंट्रल मेटल एटम जो है इसको पॉजिटिवली चार्ज बता रखा है और जो लिगेंड है उसको नेगेटिवली चार्ज बता रखा है, और दोनों के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बता रखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब कि मेटल और लिगेंड जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, हिंदी में जो है कि कोई भी जो संकुल है, कोई भी कॉम्प्लेक्स जो है उसमें सेंट्रल मेटल एटम और लिगेंड के बीच में स्थिर विद्युत आकर्षण बल द्वारा दोनों आयनिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। कुल मिला के दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ मतलब अट्रैक्शन मतलब कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। ठीक है, तो मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। ये इसका सेकेंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में ये बता रखा है कि वैद्युत आकर्षण बल जो है वो धनावेश मतलब कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो मेटल पर होता है और लिगेंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। मेटल के ऊपर पॉजिटिव होता है चार्ज और लिगेंड के ऊपर नेगेटिव होता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट में ये बता रखा है अगर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल है, अगर लिगेंड जो है वो न्यूट्रल अगर है तो ये किस तरीके से नेगेटिव चार्ज की तरह बिहेव करेगा। देखो, अगर लिगेंड न्यूट्रल है तो ये एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है। किसकी तरह बिहेव करता है? द्विध्रुव डाइपोल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, द्विध्रुव की तरह मतलब न्यूट्रल लिगेंड है तो डाइपोल मतलब इसमें एक डाइपोल जनरेट हो जाएगा, एक नेगेटिव पोल और दूसरा पॉजिटिव पोल, और जो नेगेटिव पोल है वो मेटल की तरफ रहता है। ठीक है, और फिर इनके अंदर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है और बॉन्डिंग हो जाती है। ये चीज़ बताई गई क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर। फिर आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये बता रखा है कि कोई भी जो आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल होता है, कोई भी जो आइसोलेटेड सेंट्रल मेटल एटम जो होती है उसमें जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं, डी ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मीनिंग है कि जो पांचों डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम रहती है। समभ्रंश कक्षक इनको हिंदी में बोलते हैं, समभ्रंश कक्षक। डीजेनरेट ऑर्बिटल समभ्रंश कक्षक इनको बोलते हैं, मतलब कि जिनकी सेम एनर्जी होती है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट में ये बताया गया कि सेंट्रल मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम होती है। ठीक है, और फिर ये बता रखा है कि सिक्स पॉइंट के अंदर कि जो मेटल एटम है या मेटल एटम जो है उसके चारों तरफ लिगेंड जब अप्रोच करते हैं, अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो न्यूट्रल लिगेंड जो है वो डाइपोल की तरह बिहेव करता है और डाइपोल में जो नेगेटिव पोल है वो मेटल की तरफ रहता है, और अगर लिगेंड नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है तो नेगेटिव चार्ज मेटल की तरफ रहेगा। तो मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं तब सारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं उनकी एनर्जी सेम होती है, डी जनरेट होती है। लेकिन जैसे ही और ज़्यादा पास में आते हैं तो लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन्स है और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनके बीच में रिपल्शन होता है, और रिपल्शन होने के कारण जो डी ऑर्बिटल्स हैं मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं वो दो एनर्जी स्टेट में टूट जाते हैं। ठीक है, किस कारण हुआ ऐसा कि जो लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके बीच में रिपल्शन होने के कारण जो मेटल के जो ऑर्बिटल्स हैं वो दो एनर्जी स्टेट में टूट जाते हैं। एक की एनर्जी कम हो जाती है, एक की एनर्जी ज़्यादा हो जाती है। अब ये यहाँ पर डीजेनरेट थे, अब ये यहाँ डीजेनरेट नहीं है, दो एनर्जी स्टेट में टूट गए हैं। ठीक है, तो देखो
सारे ये पॉइंट्स तुम्हारे कंप्लीट होते हैं क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के। सारे पॉइंट्स मैं एक बार वापस रिपीट करवा रही हूँ। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत जो है वो बेथे नाम के साइंटिस्ट ने दिया। उन्होंने ये बताया कि मेटल और लिगेंड के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब कि मेटल और लिगेंड के बीच में आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक है। फिर उन्होंने बताया कि ये जो आयनिक बॉन्ड होता है उसमें पॉजिटिव चार्ज तो मेटल के ऊपर होता है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड के ऊपर होता है। फिर उन्होंने बताया नेक्स्ट पॉइंट में कि जो लिगेंड अगर न्यूट्रल लिगेंड है तो वो एक डाइपोल की तरह बिहेव करता है, और डाइपोल का जो नेगेटिव पोल है वो हमेशा मेटल की तरफ रहता है, ठीक है। फिर उन्होंने ये बताया कि जब मेटल जो है उसके डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो उनकी एनर्जी जब सेम होती है तो उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला गया। फिर मेटल जो है उसके चारों तरफ जब 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं, अगर वो ऑक्टाहेड्रल है तो 6 लिगेंड अप्रोच करते हैं तो लिगेंड का नेगेटिव पोल मेटल की तरफ होता है, तो अप्रोच करने पर लिगेंड के जो इलेक्ट्रॉन है वो और मेटल के जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनके बीच में रिपल्शन होता है। रिपल्शन होने से जो डीजेनरेट 5 डी ऑर्बिटल्स थे उनमें स्प्लिटिंग हो जाती है, और इसी को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र, ये जो गैप होता है उसी को क्रिस्टल क्षेत्र इसको बोला जाता है, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोला जाता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इस चीज़ को बोला जाता है, ठीक है। और ये जो गैप होता है उसको डेल्टा से इंडिकेट किया जाता है, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग बोला जाता है और इस गैप को क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला जाता है। जो गैप को क्रॉस करने के लिए जो सफिशिएंट एनर्जी होती है उसको क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट जो चीज़ है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के अंदर किस तरीके से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। तो हेडिंग हो जाएगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स मतलब कि 6 लिगेंड है। कितने लिगेंड है? 6 लिगेंड मेटल की तरफ अप्रोच करते हैं। देखो क्या होता है, सेंट्रल मेटल एटम जो है सबसे पहले उसके डी ऑर्बिटल्स होते हैं, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स 5, और इनकी एनर्जी सेम होती है तो इनको डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोला जाता है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, जिनकी एनर्जी सेम होती है उनको डीजेनरेट ऑर्बिटल बोला जाता है। ये सेंट्रल मेटल के ऑर्बिटल्स है। अब जब लिगेंड इनके चारों तरफ आते हैं, जब लिगेंड अप्रोच करते हैं तो ये जो 5 जो डी ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, ठीक है। एनर्जी बढ़ जाती है और ये 5 डी ऑर्बिटल इस तरीके से हो जाते हैं। अभी भी इनकी एनर्जी सेम होती है। अब ये 5 डी ऑर्बिटल कौन कौन से हैं? डी एक्स वाई, नाम आपको पता है, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, ठीक है। अब अगर लिगेंड जो है वो ऑक्टाहेड्रल मैनर में आ रहे हैं, मतलब कि 6 लिगेंड अगर एक साथ आ रहे हैं, हम देखो टॉपिक भी यही पढ़ रहे हैं, अष्टफलकीय संकुल में क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस तरीके से होती है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। 6 लिगेंड अप्रोच कर रहे हैं मेटल की तरफ, तो मेटल की तरफ जब 6 लिगेंड अप्रोच करें तो मेटल के जो डी ऑर्बिटल्स हैं इनकी एनर्जी पहले सेम होती है, लेकिन जैसे ही लिगेंड इनकी तरफ आने लगते हैं तो इनकी एनर्जी बढ़ जाती है। और जब लिगेंड और ज़्यादा पास आते हैं मेटल के, तो मेटल लिगेंड जो है देखो 5 जो ऑर्बिटल्स है डी एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर, इनका स्ट्रक्चर मैंने आपको क्लास 11th में बताया था। तो अगर आपको याद हो तो डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स जो है उनमें लोब्स जो होती है वो एक्सिस के बीच में होती है। डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स में लोब्स जो होती है, मतलब जो पालिया जो होती है वो अक्ष के बीच में होती है, बिटवीन द एक्सिस होती है, ठीक है। और ये जो डी एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर है, इनमें लोब्स जो होती है वो ऑन द एक्सिस होती है, लोब्स ऑन द एक्सिस होती है। अब देखो जब लिगेंड अप्रोच करता है मेटल की तरफ
तो लिगेंड जो है वो लोब्स की तरफ से आता है, लोब के ऊपर से आता है, मतलब कि सॉरी एक्सिस की तरफ से आते हैं। तो एक्सिस से अगर लिगेंड्स आते हैं तो एक्सिस पर लिगेंड्स को मेटल के ये वाले ऑर्बिटल मिलेंगे dx² और y² और dz²। लिगेंड अगर एक्सिस की तरफ से आते हैं तो एक्सिस पर ये वाले ऑर्बिटल मिलेंगे या इन ऑर्बिटल्स की लोब्स मिलेंगी। तो ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनमें रिपल्शन ज़्यादा होगा और इनमें रिपल्शन ज़्यादा होने के कारण इनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि ये जो दो ऑर्बिटल्स है, कौन सा वाला, dx² y² और dz², इनकी एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाती है। और जो तीन जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी कम हो जाती है। तीन कौन से वाले, dxy, dyz और dxz, इनकी एनर्जी कम होती है क्योंकि इनकी जो लोब्स होती है वो एक्सिस के बीच में होती है, जहाँ से लिगेंड और मेटल के इलेक्ट्रॉन के बीच में बहुत ज़्यादा रिपल्शन नहीं होता। और इनके बीच का ये जो गैप होता है इसको डेल ओ से या डेल नॉट से इंडिकेट करते हैं। ओ मतलब ऑक्टाहेड्रल, जिसकी वैल्यू होती है 10 डेक्यूरल, ठीक है, जिसकी वैल्यू होती है 10 डेक्यूरल। और इसके बिल्कुल बीच का ये जो लाइन होती है इसको बोला जाता है बेरी सेंटर, इसको बोला जाता है, ठीक है, बेरी सेंटर। अब यहाँ से यहाँ बेरी सेंटर से नीचे वाले जो ऑर्बिटल्स हैं, पूरे नीचे वाले जो तीन ऑर्बिटल्स है dxy, dyz, dxz, इस वाले कंप्लीट सेट को बोला जाता है T2G सेट, ठीक है। ऊपर वाले को बोला जाता है EG सेट, ठीक है। यहाँ से यहाँ बेरी सेंटर से लेकर नीचे जो ऑर्बिटल्स है इनके बीच की जो एनर्जी होती है वो -4 डेक्यूरल होती है, या फिर आप इसको कह सकते हो -0.4 डेल नॉट। और ऊपर बेरी सेंटर से लेकर ऊपर जो EG सेट है वहाँ तक की जो एनर्जी होती है वो -6 डेक्यूरल होती है, या फिर हम कह सकते हैं इसको -0.6 डेल नॉट, ठीक है। तो इस तरीके से, और इसी स्प्लिटिंग को बोला जाता है क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन इसको बोला जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में इस टाइप से क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होती है। ये तुम्हारे एग्ज़ाम में, मोस्ट ऑफ एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है, तो इसको बहुत अच्छे से करना कि किस तरीके से, क्यों T2G नीचे हुआ, क्यों EG ऊपर हुआ। T2G नीचे इसलिए हुआ क्योंकि ये जो तीन ऑर्बिटल्स हैं इनमें जो लोब्स होती हैं, इनमें लोब्स जो होती है वो एक्सिस के बीच में होती है, तो उतना ज़्यादा रिपल्शन फील नहीं होता जितना कि इनमें होता है। तो लिगेंड जैसे ही मेटल की तरफ अप्रोच करता है तो इन वाले ऑर्बिटल्स में ज़्यादा रिपल्शन होता है और इनकी एनर्जी बढ़ जाती है।